So good afternoon to all the dearest one. Today we will discuss important question part 2. We have finished the chapter structure of atom. पिछले लेक्चर में हमने important question part 1 करे थे और आज हम ले रहे हैं important question part 2. तो आप लिखें अपनी कॉपी में important questions part 2. सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे. पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है. इस क्वेश्चन को आप सब लोग लेंगे. Which of the following are isoelectronic species? Which of the following are isoelectronic species? Na positive, K positive, Mg plus 2, calcium plus 2, sulfur minus 2 and argon. Half minute is given to you to finish writing the question. Then we will be solving it together. जल्दी से कर लें. नाउ ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है. ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कभी देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मतलब मिलता है. स्कूल लेवल पे मिलता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप सबको पता है ये बात कि आइसो मतलब सेम होता है. इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये पहली बात. क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हैं? वो स्पीशीज हैं जिनके अंदर सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं. तो अब हमें कैसे देखना है? ये वाला क्वेश्चन करने के लिए बच्चे को एटॉमिक नंबर की जानकारी पूरी होना चाहिए. जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. एक पॉजिटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 के. इसे अपन लिखते जाएंगे यहाँ पर आंसर में. इसे अपन लिखते जाएंगे. ये आंसर है. Na पॉजिटिव के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. अब आ जाइए दूसरा K पॉजिटिव. अब आप सबको पता है K का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है. 19 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स. पहले हम ऐसा लिख लेंगे पूरे, उसके बाद फिर हम बता देंगे कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. नाउ द नेक्स्ट वन यू हैव Mg plus 2. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12. 12 में से आप 2 हटा दोगे क्योंकि +2 चार्ज है तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे Mg plus 2 में भी. उसके बाद आपके पास आ रहा है कैल्शियम plus 2. आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20. -2 मीन 18 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट कैरी +2 चार्ज. उसके बाद आप आ जाएंगे S-2 पे. S- सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है लेकिन -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है तो 16 और 2 18. तो इसके पास कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा. उसके बाद आर्गन का सबको एटॉमिक नंबर याद ही है 18. तो जिस बच्चे को इस तरह से स्टार्टिंग कर ली उसने वो क्वेश्चन उससे बन जाएगा. तो अब आपने देखा कि Na पॉजिटिव Mg plus 2 ये 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. फिर K पॉजिटिव Ca plus 2 S-2 और आर्गन. तो अपनी कॉपी में लिखें. पहले आप ये लाइन लिख लें ताकि आपको पता चल जाए. न्यू लाइन से लिखेंगे द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर Na पॉजिटिव एंड Mg plus 2. ऐसे लिखेंगे पहली लाइन में. द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर Na पॉजिटिव एंड Mg plus 2. ये पहला वाला हो गया. न्यू लाइन से फिर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे आप टिक कर मतलब सेम कर लें. आर K पॉजिटिव Ca plus 2 S-2 एंड आर्गन. ठीक है. K पॉजिटिव Ca plus 2 S-2 एंड आर्गन. सो दिस इज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स A and B. A part, write the electronic configuration of H positive and Na positive. Again the same thing my dear children. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. 1 सबको पता है. H पॉजिटिव यानी वो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया तो हमें लिखना तो पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम अफबॉ प्रिंसिपल से ही लिखेंगे. तो हम 1s 0 लगा देंगे यानी S में अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि H के ऊपर कौन सी चार्ज आ गई? पॉजिटिव. थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है यही क्योंकि 1s 1 था वो और एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो 1s 0. फिर हमारे पास ये आपका H पॉजिटिव का आ गया. उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है Na पॉजिटिव. नाउ आपको पता है कि Na का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है. अगर आप Na का लिखें, पहले मैं Na का लिख के दिखा रही हूँ आपको,
तो Na क्या होएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, ये आपका Na यानी अकेला सोडियम का है, बट हमसे कहा गया है Na पॉजिटिव का, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है। बी वेरी वेरी केयरफुल, जो इलेक्ट्रॉन हटता है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हटता है, तो आउटर शेल थर्ड है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये 1 जो है ये हट जाएगा। तो ये जब हटेगा तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन नियॉन वाला हो जाएगा, यानी Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नियॉन जैसा है, यानी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जल्दी से आप लिख लें 1s2 2s2 2p6। तो ये ए पार्ट हो गया, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट हो गया। अब आ जाइए आप बी पार्ट, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose outermost electrons are, what are the atomic number of elements whose outermost electrons are represented by A है 3s1, B है 2p3, C है 3d6। अच्छा क्वेश्चन है। What are the atomic number of elements whose outermost electrons are represented by 3s1? बढ़िया क्वेश्चन है। हम अफबा प्रिंसिपल को लेके 1s से लिख के 3s1 तक लिखते जाएंगे, भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर हम देख लेंगे खुद। जैसे आपको बस अफबा प्रिंसिपल रटा होना चाहिए अच्छी तरह हर बच्चे को, मतलब उसका डायग्राम आना चाहिए उसे। तो जैसे 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s1 तक आ गए आप। अब आप गिन लीजिए 6 8 10 एंड 1 11। तो एटॉमिक नंबर ए का कौन है, एटॉमिक नंबर इज 11, यानी कौन है ये एलिमेंट, दैट इज सोडियम। एटॉमिक नंबर 11 मीन इट इज सोडियम। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा है बी, ठीक है। बी में आप लिखना शुरू करेंगे यहां तक कि 2p3 आ जाएगा। तो चलिए अपन करते हैं साथ। 1s2 2s2 2p3 3 2 5 एंड 2 7, यानी एटॉमिक नंबर 7, जो कि ऑल ऑफ यू नो इट दैट इट इज फॉर नाइट्रोजन। आई होप क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ये, बस ये है कि अलग अलग आइडियाज के क्वेश्चन हैं जिसको करने से अपन के पास मतलब एक क्या है कि एक ब्रॉड विजन हो जाता है कि हाँ हर तरह का क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप सी पे। सी में आप लिखना शुरू करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब याद रहना चाहिए कि ऐसे लिखना है, वो अफवाह बना हुआ होगा सामने, मुझे याद है। आपको अगर अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अफवाह बना के कर लिया करिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p के बाद आता है बेटा 4s2 और फिर आता है आपका 3d6। अब आप काउंट करिए तो ये 10 हो गए, 16 18 20 और 26। तो एटॉमिक नंबर इसका हुआ 26, जो कि आप सब जानते हैं किसका होता है, आयरन का। और ये वही जो मैं कह रही हूँ आप सब जानते हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ रिवीजन करते जा रहे हैं। तो जल्दी से आप ये क्वेश्चन पूरा कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हर क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और उसके अंदर कुछ नॉलेज ही हमें हमेशा मिलती है। तो आपने ये कर लिया होगा यकीनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d orbital. Give the possible value of NLM for this electron. So again I'll repeat. An electron is in one of the 3d orbital. Give the possible value of NLM for this electron. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बट वेरी स्वीट एंड गुड क्वेश्चन। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में है, ये 3d है मेरी, अपन सब जानते हैं ये जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है n को। तो n मेरा 3 है, यानी मेरी कौन सी शेल है बेटा, थर्ड शेल। उसके बाद L आपको पता है, अगर D होता है तो L0 S के लिए L1
P के लिए, L2 D के लिए, तो LD के लिए L2 आ जाएगा, है ना। तो N इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद आप M देखेंगे, देखो अगर L2 होता है बेटा तो M की वैल्यू -2 से +2 तक होती है। आप लिख दो सारी वैल्यूज एनी वैल्यू, मतलब एनी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम -2 टू +2, ऐसा लिख देंगे अपन। तो अपन M लिखेंगे -2, -1, 0, +1, +2 और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो, तो एनी वैल्यू, इसमें से कोई सी भी वैल्यू। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब मैंने तो सिर्फ कहना यह है कि अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर लिए अच्छी तरह तो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर विद कॉम्पिटिटिव भी 99 या 95% हो जाएगा। थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव का पार्ट है वो अपन अलग क्लासेस में बताएंगे। और उसके अलावा तो ये चैप्टर मतलब बहुत ही अच्छी तरह अपन ने करा है और अभी भी अपन कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक लेक्चर और इसके बाद भी चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहा जाता है हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप जानते हैं अगर आपका हार्ट वर्क नहीं कर रहा तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही अगर जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री में बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। तो चलिए अपन जिंदा रहने के लिए ये क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं हम शो दैट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये आज का, शो दैट द circumference of the Bohr orbit for hydrogen atom of the Bohr orbit for hydrogen atom है ना। Again, show that the circumference of the Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple of the wavelength associated with it, of the wavelength associated with the electron, of the wavelength associated with the electron। तो जल्दी से आप कर लें। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि अपन ने करे भी हैं, हो सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है, अपन के रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन तो नॉर्मली वही बच्चा सक्सेसफुल होता है जो नॉर्मल क्वेश्चन को हमेशा रिपीट कर करके पढ़ता रहता है। क्या क्वेश्चन था? शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। तो क्या रहा है? प्रूव करो कि सर्कमफेरेंस बोहर ऑर्बिट की यानी 2πr इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n 1 2 3 कुछ भी ऑफ लैम्डा। मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, तो मैं आंसर में ऐसा लिखूंगी, व्हाट आई वांट टू प्रूव, आई वांट टू प्रूव दैट 2πr इक्वल टू n लैम्डा, है ना। आई वांट टू प्रूव दिस 2πr इक्वल टू n लैम्डा, where 2πr is the circumference। ये मेरा सर्कमफेरेंस है जो कि किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट का होता है। n मेरा इंटीजर है जो कि 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, यानी शेल है देखा जाए तो। और लैम्डा ऑल ऑफ यू नो इट, इट इज व्हाट, इट इज द वेवलेंथ। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ। अब इसको मैं प्रूव करना है, मुझे ड्राइव करना है। तो आपको अगर याद होगा कि बोहर के जब पोस्टुलेट्स पढ़ाए गए थे तो बोहर का एक पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट, जो कि कहता था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी रटवाया था, mv यानी मोमेंटम
और एंगुलर मोमेंटम में हम रेडियस भी देखते हैं। तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर h ब्लैंक कांस्टेंट, पाई यू नो ऑल ऑफ यू कांस्टेंट, और n इज द इंटीग्रल मल्टीपल जो कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, होल नंबर में भी होएगा। तो हम डेरिवेशन वहां से शुरू करेंगे। फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट means mvr equal to nh upon 2 pi, इक्वेशन नंबर 1। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट जो कि कहता है कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब हम यहां पर इसको आप थोड़ा रीअरेंज करोगे, ये r को यहां ले आओगे अगर, तो अपन यूं कह सकते हैं 2 पाई r इक्वल टू nh अपॉन mv। मैंने कुछ भी नहीं करा है, ओनली मैंने इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करा है। mv ये r यहां ले आई 2 पाई r, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया, इक्वल टू nh अपॉन mv। लेकिन एक डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम। ये आपने पूरा पढ़ा हुआ है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो अब अपन लिखेंगे बट फ्रॉम डी ब्रोगली, बट फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, but from de Broglie equation lambda equal to h upon mv, है ना। डी ब्रोगली इक्वेशन से अपन क्या कह रहे हैं कि लैम्डा जो है वो है किसके बराबर, h अपॉन mv के। तो ये h अपॉन mv के बदले लैम्डा लगा देंगे। सो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा in equation 2, so 2 pi r equal to n lambda। तो ये आपका प्रूव हो गया जो आपसे पूछा जा रहा था। जल्दी से आप पूरा कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप जल्दी से लिख लें। आई होप कि आपका हो गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। आई होप दैट यू हैव फिनिश। जल्दी कर लें थोड़ा। ओके, नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। व्हाट ट्रांजिशन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए आप। अब यह आपने कर लिया, यकीनन पूरा हो गया आपका। सो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं लिख दूं, जब तक फिर आप बाद में मिटा दूंगी। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब ये चैप्टर एंडिंग वाले क्वेश्चन है तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ, वुड हैव इस जैसे मैंने करवाए हुए हैं पहले भी, बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं। वुड हैव द सेम वेवलेंथ, ये सब रिवीजन हो रहा है, चैप्टर एंड हो रहा है ये। वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन, as the Balmer transition, as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2, n equal to 4 to n equal to 2 of He पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें आप 3 स्टार लगाइए क्योंकि बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है। और लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक मैं नीचे रब कर रही हूं आप ऊपर का जल्दी से क्वेश्चन सब लोग डालें और उसके बाद अपने आप एनालाइज करें, एनालिसिस करें कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि इस जैसा सेम मैंने करवाया हुआ है। बहुत अच्छी तरह आपको आना चाहिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है चैप्टर का। देख लें जल्दी से आप। What transition in the hydrogen spectrum
would have the same wavelength, would have the same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 of He positive spectrum। कह रहा है नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में न्यूमेरिकल को हमेशा ट्रांसलेट करना चाहिए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। क्या कह रहा है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉन N2 से N4 में गया है और 4 से 2 में वापस आया है, तो क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस शेल से किस शेल में जाएगा अगर दोनों की वेवलेंथ सेम होगी? मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉन He पॉजिटिव इसलिए लिखा गया है, लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जहां पर रिडबर्ग इक्वेशन फॉलो होता है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो कह रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से कौन सी शेल में नीचे आएगा या एब्जॉर्ब करके नीचे आएगा अगर वेवलेंथ सेम होगी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की भी और हीलियम के इलेक्ट्रॉन की भी। तो अपन को एक बहुत आसान काम करना है, पहले हमें उसने He पॉजिटिव का दे दिया है तो हम रिडबर्ग इक्वेशन He पॉजिटिव का लिखेंगे पहले। तो आंसर अपन ऐसा शुरू करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हम आंसर ऐसे लिखेंगे, रिडबर्ग इक्वेशन फॉर He पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें म्यू बार जो कि आप जानते हैं इक्वल टू 1/λ है, तो आप 1/λ से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू आप जानते हैं r, बट r की वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ, तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट r लिख दें। फॉर हीलियम Z² भी लिखा जाएगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ। 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका Z आएगा 2 यानी 4। तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 4 यानी 4r इंटू 1/n1 लोअर शेल वाला होता है यानी 4 माइनस हायर शेल वाला यानी 16। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पर एलसीएम 16 ले लिया तो ये क्या हो गया 3 हो गया और इंटू 4r ये आपका 1/λ हो गया, ये 1 to 1 करा तो ये आपका टोटल मिला के आ रहा है 3/4 यानी 1/λ आपका आ रहा है इक्वल टू 3/4। देखिए आप ध्यान से तो आपको पूरी समझ में आ रही होगी चीज। आपने 3/4 r, ऑफ कोर्स r नहीं काटेंगे, 3/4 r इतना आप देख लें अच्छी तरह, चाहे तो लिख भी लें पर इतना आप देख के समझें। पहले मैंने रिडबर्ग इक्वेशन लिखा है He पॉजिटिव का, कभी कभी गलती करता है बच्चा Z² नहीं लिखता क्योंकि एनसीईआरटी में नॉर्मली Z² नहीं दिया है क्योंकि वो हाइड्रोजन का दे रहा है, तो नॉर्मली अपन की आदत नहीं होती कि अपन Z² लिखें, बट यकीनन आप भूलेंगे नहीं और Z² को जरूर लिखेंगे क्योंकि Z² एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वहां Z² की इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाइड्रोजन के अंदर अगर वेवलेंथ सेम हो तो तुम बताओ कि कौन सी शेल से कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन गया या आया। तो फॉर हाइड्रोजन अपन लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम 1/λ इक्वल टू r, Z² यहां नहीं आएगा क्योंकि यहां 1 होता है, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब 1/λ की वैल्यू हमें वही लेना है जो हीलियम की थी, तो वो हम ले रहे हैं 3/4 r इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब आप ध्यान से देखोगे अगर तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने r की वैल्यू 109677 नहीं लिखी थी कि आप कंफ्यूज हो इतना बड़ा वैल्यू क्यों ले अपन। तो ये दोनों कट गए। अब आप ध्यान से सोचो कि n1 क्या होगा और n2 क्या होगा कि जो 3/4 आए। सिंपल पहला वाला अगर देखोगे, अगर n1 लाइमन में होगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल और n2 अगर 2 होगा तो 1/1 माइनस 1/4 तो आपका 3/4 आंसर आ रहा है। पहला ही चांस लिया हमने 1 to 2 में तो हमारा आंसर आ गया, सही कि नहीं। सो अपन लिखेंगे इफ n1 इक्वल टू 1 and n2 इक्वल टू 2 देन 3/4, देन 3/4 नहीं लिखेंगे अभी, अपन लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4।
हेंस यहां आखिर की लाइन, हेंस द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर फ्रॉम n equal to 2 to n equal to 1. I am giving you 1 or 2 minutes. आप पूरा लिख लें, समझ लें और अच्छी तरह इसको रिवाइज कर लें। बहुत बहुत अच्छा है ये। ओके, तो ये आपने देख लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा अलग आइडिया का है। जैसे ये सब रेडबर्ज क्वेश्चन है। अब रेडबर्ज के अलावा हर तरह के आइडियाज के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है ये, देखा जाए तो। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग आइडिया का आएगा यहां पर, जिसका आइडिया बिल्कुल भी रेडबर्ज इक्वेशन नहीं कर रहा है। वो एक मतलब जनरल क्वेश्चन है जो कि कोई भी बच्चा उसको सॉल्व कर सकता है अगर जरा सा दिमाग अपना लगा लेगा। तो अब अपन उस क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है आपका, अभी आपने 5 करा है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम, क्वेश्चन नंबर 6, if the diameter of a carbon atom is 0.15 nanometer, है ना, 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms, calculate the number of carbon atoms, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side, which can be placed side by side, which can be placed side by side in a straight line, in a straight line, in a straight line across the length, across the length of scale of 20 meter या सेंटीमीटर है, of 20 centimeter long. I am giving you 1 minute to finish writing the question. Hurry up. हो गया? तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, यहां पर इसने क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे दिया कार्बन एटम का। कार्बन एटम, सारे एटम सर्कुलर होते हैं, उनका डायमीटर दे दिया हमें 0.15 नैनोमीटर है। तो हमें दिया क्या है, यहाँ डायमीटर दिया है 0.15 नैनोमीटर। हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस साइड बाई साइड इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब जैसे ये एक लेंथ है ना, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये जैसे ये स्केल है, ये 20 सेंटीमीटर का लेंथ है। कार्बन एटम का डायमीटर दे दिया, मतलब उसका साइज दे दिया। तो कह रहा है इस 20 सेंटीमीटर लेंथ में कितने कार्बन एटम्स अरेंज होंगे। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये केमिस्ट्री का नहीं है, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा दिमाग चला सकता है। दिमाग चलाने से पहले यूनिट देखेंगे कि ये नैनोमीटर है तो इसको मीटर में कर दें, इसको भी चाहो तो मीटर में कर दो या सेंटीमीटर किसी में भी कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास
आंसर में सबसे पहले हमें देखना है कि 0.15 नैनोमीटर है। हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ ऑफ मीटर होते हैं ना, तो हम इसको अगर यूं लिखेंगे 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो मुझे लगता है कि आप में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सब बच्चों को पता है। और इसको अगर और तुम्हें 0.5 नहीं लिखना है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें तो 1.5 भी कर सकते हो। अगर आप डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर को एक घटा देते हैं, तो ये 10⁻⁻10 मीटर है। मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है कि यूनिट्स को आपको सेम रखना है। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन, विच कैन बी प्लेस हो गया अक्रॉस द लेंथ ऑफ स्केल। कितना सेंटीमीटर है स्केल का? 20 सेंटीमीटर। तो अब हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ द स्केल, लेंथ ऑफ द स्केल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यकीनन आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हर बच्चा जानता है ना। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं, मतलब वो पावर में करके लिख रही थी कि 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो अभी तो मैंने यूनिट्स को एक साथ कर दिया है। अब आप एक सेकंड के लिए अपना माइंड बनाएं कि अब आप क्या करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आएंगे? ये पूरी लेंथ है, इसको अगर डिवाइड कर दोगे 1 के डायमीटर से तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन है, इट इज नॉट केमिस्ट्री। एक पेरेंट मेरे पास आए, बोले कि मैडम मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ मतलब अपनी बच्ची के साथ, तो मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री क्या मैथ्स होता है। मैंने कहा ऐसा है, केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल मैथ्स ही होता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है ये। तो अपन अब लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू, कितना था पूरा ऊपर वाला? अच्छा हाँ, वो तो लिखा हुआ है सामने ही अपने, 2 इंटू 10⁻⁻1 पूरी लेंथ डिवाइडेड डायमीटर 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर से मीटर कट गया, और आखिरी आंसर आपके पास आ गया यहाँ पर 1.33 इंटू 10⁻9। इतने कार्बन एटम अपन उतनी लेंथ में रख सकते हैं, मतलब इतने छोटे कार्बन एटम है कि अपन उस लेंथ में इतने कार्बन एटम रख सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से लिख लें ये, ताकि आप फटाफट इसको एंजॉय करें इस क्वेश्चन से और आपको मजा आए। जल्दी कर लें। तो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस में मजा आ रहा है अपन को, और ऐसे ही क्वेश्चन अपन करते जाएंगे, चैप्टर अपना आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, और आपने खत्म कर लिया होगा और आपको मजा भी आया होगा। करेक्ट चिल्ड्रन? सो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन का आइडिया बिल्कुल अलग था। मैं इसी जैसे एक क्वेश्चन और दे रही हूं, उसको अपन स्टार्ट करेंगे लिखना। 2 इंटू 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन, 2 इंटू 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन, 2 इंटू 10⁸ है ना। मतलब वो कार्बन के एटम्स के थोड़े नंबर जो है ज्यादा दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे एटम्स हैं, तो वो बहुत सारे एटम्स कुछ जगहों में आ जाते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो बच्चा समझ गया, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ वो भी इसको समझ में यकीनन आएगा। तो वो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आज की क्लास का। 2 इंटू 10⁸ एटम्स ऑफ कार्बन आर, है ना। इतने एटम्स कार्बन के, क्या हो रहा है इतने एटम्स कार्बन के में, इतने एटम्स कार्बन के आर अरेंज साइड बाय साइड, आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, ठीक है। आर अरेंज्ड
side by side, calculate the radius of carbon atom, calculate the radius of carbon atom, calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement, if the length of this arrangement, जो अरेंजमेंट है पूरी उसकी लेंथ बता रहा है, if the length of this arrangement is 3 सेंटीमीटर, is 3 सेंटीमीटर। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लेंगे। यहां पर कार्बन एटम्स के नंबर दे दिए और यहां पर रेडियस मांग रहा है और टोटल लेंथ भी हमें दे दी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, टोटल लेंथ दे दी और हमसे रेडियस मांग रहा है, तो पहले हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका जब आधा करेंगे तो हमारा रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल क्वेश्चन कहे जाते हैं। ये कोई इन्हें लेना देना नहीं है सिलेबस के रिडबर्ग इक्वेशन से कि डी ब्रोगली के, हेजेनबर्ग के क्वांटम नंबर्स, दीस आर जनरल क्वेश्चंस। तो अब यहां पर हम कैसे इसको आंसर लिखेंगे हम इसका, देखिए टोटल लेंथ हमें दी हुई है, टोटल लेंथ इज गिवन टू मी 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। टोटल लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दे दिया और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हमें दे दिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हमें दे दिए हैं 2 × 10⁸। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि एक कार्बन का रेडियस पूछा है पर डायमीटर निकलेगा, तो यकीनन अगर टोटल लेंथ को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम से तो तुम्हारे पास डायमीटर आ जाएगा कि नहीं आएगा। उसका जो डायमीटर आएगा उसको हाफ करोगे तो तुम्हारा रेडियस आ जाएगा। तो अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं न्यू लाइन से, डायामीटर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 3/2 × 10⁸। तो टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हमें मिलेगा 1.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये हमारा आ रहा है आंसर 1.5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमीटर है, जिसको हम चाहें तो हम इसको मतलब मीटर सेंटीमीटर में ही रहने दे सकते हैं। तो रेडियस आएगा, इसको आधा कर दो आप, तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से रेडियस इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 2। तो बस इसका आंसर आपका आ जाएगा। जब आपने इसको डिवाइड बाई 2 करा तो आपका आंसर आ रहा है 0.75 × 10⁻⁸, 0.75 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन इस जो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको अच्छी तरह देखना है और आपको करना है। ठीक है, तो ये आप जल्दी से लिख लें, ये वाला क्वेश्चन तेज कर लें ये काम। और इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से अपन फटाफट लिख लेंगे ये वाला, बहुत तेज करेंगे ताकि अपन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां सॉल्व होंगे वहीं पर आपकी नॉलेज में और गेन होगी। तो ये अब एक और क्वेश्चन जैसा है वो अपन नहीं करेंगे क्योंकि अब इतने एक ही जैसे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ पार्टिकल कैरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी अब मैं, आप चाहें तो लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 डाल दें अपने कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर एंड तक आपकी डीएससी टीम ने, आपकी डॉक्टर अमीना ने आपको एक चैप्टर के अंदर नियरली 70-80 न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं, क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जब भी उनका बच्चा जो होता है और डीएससी टीम का बच्चा वो दूसरे से डिफरेंट होता है, उसको खाली शीट्स नहीं मिलती, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई शीट्स और बच्चा सॉल्व कर रहा है, उसे आ नहीं रहा है तो चुपचाप घर में बैठा है, उसको क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और ये एक छोटी सी पिक्चर है कि हमारी क्लासरूम्स कैसी होती होंगी। सो आई थिंक यू आर एंजॉयिंग the lessons, you are enjoying the numericals, you are very happy with this. To write a certain particles carry, next question number 8, a
सर्टन पार्टिकल, एक पार्टिकल है कोई सा, अ सर्टन पार्टिकल कैरीज, उसके अंदर हम चार्ज देख रहे हैं, अ सर्टन पार्टिकल कैरीज, कितना कैरी कर रहा है, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज उसका है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क का, बट वेरी गुड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, उसके ऊपर कितनी चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम है। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। ये क्वेश्चन का दिमाग चलाने वाला बच्चा कौन होगा, जिस बच्चे को ये बात पता होगी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। जिस बच्चे को ये पता होगा वो बच्चा क्वेश्चन 100% कर लेगा। तो अपन कहेंगे ऐसे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, मतलब इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम था, तो उसमें कितनी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो इस तरह से हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो होंगे 1560 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। तो हमें मिलेंगे इक्वल टू 1560 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि आज अपन ने कितने बढ़िया क्वेश्चंस करे हैं, बिल्कुल अलग अलग आइडियाज के। उसमें से कुछ तो ऐसा लग रहा है कि चैप्टर के हैं ही नहीं, लेकिन वो सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अपन एक लेक्चर और लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसमें भी अपन जो बचे क्वेश्चंस है वो करवा देंगे। देन वी विल स्टार्ट, देन वी कैन से दैट वी हैव फिनिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद all the depth and detail. Okay, so don't forget to subscribe the channel, don't forget to like the video, don't forget to share it with many more. And this is from DSC team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best my dear children. Bye.